आज के क्लास में हम लोग एनसीईआरटी का कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं और इस प्रॉब्लम में बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। ऐसे आज का जो फर्स्ट प्रॉब्लम है एनसीईआरटी प्रॉब्लम नंबर 2.4, ये बहुत बार कॉम्पिटिटिव और बिहार बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है, इसलिए ये 5 स्टार रैंकिंग का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, ध्यान देंगे। एनसीईआरटी प्रॉब्लम नंबर 2.4 बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2021 ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पढ़ने जा रहे हैं। Concentrated nitric acid used in laboratory work is 6.8% nitric acid by mass। मतलब कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का उपयोग प्रयोगशाला लेबोरेटरी वर्क में लिया जाता है, जो 68% नाइट्रिक एसिड होता है बाय मास। बाय मास मतलब मास के हिसाब से, बाय वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम के हिसाब से। यहाँ 68% का मतलब है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 68 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड, मतलब 100 ग्राम के सॉल्यूशन में 68 ग्राम नाइट्रिक एसिड HNO3 है। What should be the molarity of such sample of the acid? तो इसकी मोलरिटी, इस प्रकार के एसिड के सैंपल की मोलरिटी क्या होगी? If density of solution is 1.504 ग्राम पर ml, यदि इसका डेंसिटी 1.504 ग्राम पर ml है, तो एक सॉल्यूशन है नाइट्रिक एसिड का जो 68% कैपेसिटी वाला है। अगर यहाँ बाय मास की जगह बाय वॉल्यूम होता तो आप समझते हैं 100 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 68 ml ऑफ HNO3। यहाँ बाई मास है, तो सबसे पहले हम लोग 68% नाइट्रिक एसिड का मीनिंग बाई मास मीन्स, इसका मतलब क्या समझते हैं? इसका मतलब है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन contains 68 ग्राम ऑफ HNO3। तो क्या क्या मिला यहाँ आपको मास ऑफ सॉल्यूशन मिला। मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम, मास ऑफ HNO3 68 ग्राम, इतना मिला। और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है कितना? 1.504 ग्राम पर ml। तो ये है सॉल्यूशन का डेंसिटी और ये है सॉल्यूशन का मास। और HNO3 है, इसलिए HNO3 का मॉलिक्यूलर मास भी निकाला जाए, मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। तो ये क्या हो जाएगा? 1 + 14 + 16 × 3, 16 × 3, तो ये आ रहा है 63। और अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे, क्योंकि पोलैरिटी बिना वॉल्यूम के नहीं निकलता है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल, जैसा कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा? डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम। तो यहाँ वॉल्यूम चाहिए तो मास बाय डेंसिटी, तो वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा मास बाय डेंसिटी। तो डेंस यहाँ पर सॉल्यूशन का मास कितना है 100,
और डेंसिटी कितना है 1.504। अब हम इजी वे में मोलरिटी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मोलरिटी के लिए गिवन मास ऑफ सॉल्ट चाहिए। गिवन मास ऑफ सॉल्ट कौन सा है 68 ग्राम into 1000 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्ट। मॉलिक्यूलर मास कितना आया है 63 और गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये है आपका गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इसको सॉल्व करने पर आ रहा है 16.23 ग्राम पर ml। ग्राम ये सॉरी मोलरिटी है तो मोलरिटी है तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर। आप यहाँ देख सकते हैं ml यहाँ से कट जाएगा, ये ग्राम ग्राम कट जाएगा और बच जाएगा मोल पर लीटर। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ मोलरिटी हम लोग निकाल लिए। 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास मींस यही मेन समझना था कि 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन 68 ग्राम ऑफ HNO3। तो यहाँ 100 ग्राम में 68 ग्राम है तो इससे मास ऑफ सॉल्यूट मिल गया, मास ऑफ सॉल्यूशन मिल गया, सॉल्यूशन के मास में डेंसिटी से डिवाइड कर दिया तो वॉल्यूम मिल गया। और मोलरिटी के लिए क्या चाहिए सॉल्यूशन का वॉल्यूम, ये रहा, ये सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास और ये सॉल्यूट का गिवन मास। और इस तरह से ये क्वेश्चन ये प्रॉब्लम आपका कंप्लीट हुआ। तो अब बात करते हैं सेकंड एनसीईआरटी के प्रॉब्लम नंबर 2.5 का। A solution of glucose in water is labeled as 10% weight by weight। एक होता है weight by weight, एक होता है weight by volume, एक होता है volume by volume। यहाँ weight by weight है मतलब 100 ग्राम में 10 ग्राम यहाँ पर ग्लूकोज का है, 100 ग्राम में 10 ग्राम ग्लूकोज का है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में ग्लूकोज का 10 ग्राम है। व्हाट वुड बी मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन, यानी दो चीज आपको निकालना है मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। इसके बाद कह रहा है कि इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज, डेंसिटी दिया है 1.2, देन व्हाट शुड बी मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। यानी इस प्रॉब्लम में तीन चीज निकालना है, पहला मोलारिटी, दूसरा मोल फ्रैक्शन और तीसरा मोलारिटी। तो तीन राउंड में हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, तीन राउंड में हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। इसका पहला राउंड स्टार्ट हो रहा है कैलकुलेशन ऑफ मोलारिटी, बल्कि कैलकुलेशन ऑफ मोलारिटी। मोलारिटी निकालने के लिए हमको सॉल्वेंट का अमाउंट चाहिए और सॉल्वेंट का अमाउंट प्रॉब्लम में दिख नहीं रहा है। तो 10% weight by weight solution means 10 gram of glucose, 10 gram of glucose is present into the 100 gram of solution। जिससे क्या क्या आपको मिला, क्या क्या मिला, पहला मास ऑफ ग्लूकोज कितना, तो मास ऑफ ग्लूकोज मिल गया 10 ग्राम और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना, तो मास ऑफ सॉल्यूशन मिल रहा है 100 ग्राम। तो ये है सॉल्यूट, ये है सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का मास घटा दिया जाएगा और ये कितना होगा 90 ग्राम। और अब जब 90 ग्राम सामने आ गया सॉल्वेंट तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन एक चीज और चाहिए आपको, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज।
तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज के लिए आप यहाँ ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास 12 into 6 plus 1 into 12 plus 16 into 6 equal 180। इस तरह से यहाँ अब आप मोलारिटी निकाल सकते हैं। तो मोलारिटी क्या क्या होता है? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 10 into 1000 by मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट 180 और गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 90। इसको आप सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व होते ही आपका मोलारिटी का आंसर आ रहा है 0.6। ये सॉल्यूशन का मास और ये सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास, ये सॉल्यूट का गिवन मास। इसको सॉल्व करते ही इसका आंसर आएगा 0.6 मोल पर केजी। तो ये था मोलारिटी। अब बात करते हैं अब हम लोग बात कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन का, कैलकुलेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन के लिए क्या चाहिए? बस दोनों का मोल चाहिए। तो बारी बारी से गिवन मास इसका 10 है, इसका 90 है, दोनों के मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे, मोल फ्रैक्शन निकलने लगेगा। तो पहले नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा? 10/180 और 10/180 तो ये हो गया आपका 0.05, ठीक है। और अब नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर गिवन मास कितना है? 90 और इसका मॉलिक्यूलर मास आप सभी लोग जानते हैं, वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 18। और अब यहाँ मोल फ्रैक्शन हम सबसे पहले ग्लूकोज का निकालना प्रारंभ कर रहे हैं। तो ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए ग्लूकोज का मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल, तो ये पूरा सॉल्व करने पर फाइनल आ रहा है 0.009। अब मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है? वाटर का। तो वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए 1 में से 0.009 घटा देंगे तो भी निकल जाएगा और ये आ रहा है 0.991। तो इस तरह से हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। कितना आसानी से मोल फ्रैक्शन निकल गया, देख सकते हैं। गिवन मास इसका 10 था ग्लूकोज का, यहाँ वाटर का, वाटर एज ए सॉल्वेंट ग्रुप में एक्वस बोल रहा है, इसलिए यहाँ वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 होता है। तो इस 90 में 80 से भाग दे दिए, दोनों का नंबर ऑफ मोल सामने आ गया। और जब दोनों का नंबर ऑफ मोल सामने आ गया तो इजी वे में मोल फ्रैक्शन निकल गया। मोल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है? जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसका मोल ऊपर अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल। तो यहाँ अब हम लोग थर्ड राउंड के कैलकुलेशन में प्रवेश कर रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ मोलारिटी। मोलारिटी, तो मोलारिटी सॉल्यूशन के वॉल्यूम का डिमांड करता है, यानी कि 1000 ml के सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जो मोल होता है वो मोलारिटी होता है। तो यहाँ सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम और सॉल्यूशन का डेंसिटी 1.2। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन
दिया गया है और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन की सहायता से हम इसका वॉल्यूम निकालने में सफल होंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बराबर क्या हो जाएगा, डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल मास बाय डेंसिटी, और इसका मास सॉल्यूशन का 100 ग्राम और डेंसिटी 1.2। तो ये है इसका वॉल्यूम। और अब इजी वे में आप मोलारिटी निकाल सकते हैं। हर एक चीज पता है। मोलारिटी क्या होता है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 10 ग्राम इनटू 1000 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज 180 इनटू गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो 100 बाय 1.2। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसका एक्यूरेट आंसर आ रहा है 0.66 मोल पर लीटर। तो इस तरह से आज की क्लास में आपका एनसीईआरटी का दो प्रॉब्लम 2.4 और 2.5, इसमें केवल मोलारिटी निकालना था। इसमें तीन टॉपिक मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन तीनों निकालना था। लास्ट में हमने मोलारिटी निकाला। ये कैसे निकला, क्योंकि इस मोलारिटी के लिए हमको सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए, तो सॉल्यूशन के मास में डेंसिटी से डिवाइड किए तो हम आप आसानी से मोलारिटी यहाँ निकाल दी। थैंक यू। एनसीईआरटी प्रॉब्लम नंबर 2.6। अब हम लोग एनसीईआरटी प्रॉब्लम नंबर 2.6 बनाने जा रहे हैं। How many ml of 0.1 m HCl are required to react completely with 1 gram mixture of Na2CO3 and NaCO3 containing equimolar amount of both? मतलब how many ml of 0.1 m HCl are required to react completely with 1 gram mixture of Na2CO3? सबसे पहले आप इस प्रॉब्लम को समझें। एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया है जिसमें Na2CO3 और NaHCO3 को एक साथ मिक्सिंग किया गया है और दोनों का 1 ग्राम लिया गया है। यानी कहने का मतलब है दोनों के मिक्सचर का मास 1 ग्राम है। यानी 1 ग्राम का एक मिक्सचर बनाया गया है जिसमें Na2CO3 और NaCO3 को लिया गया है। इसको 0.1 m कंसंट्रेशन वाले HCl से रिएक्ट कराया जा रहा है। यानी कि इसमें 0.1 m HCl सॉल्यूशन से अगर रिएक्शन कराया जाए तो उसके कितने ml की आवश्यकता होगी इस दोनों के कंप्लीट मिक्सचर से पूरा रिएक्शन कराने के लिए HCl के कितने ml यानी कितने वॉल्यूम की आवश्यकता होगी, यही आपका प्रॉब्लम है। और एक चीज लास्ट में कह रहा है कंटेनिंग इक्विमोलर अमाउंट ऑफ बोथ, दोनों का इस मिक्सचर में मोल की संख्या समान है। तो दोनों की मोल की संख्या समान है और दोनों का वेट एक साथ 1 ग्राम है। इतना ही इस क्वेश्चन में बताया गया है और पूछा गया है कि 0.1 m कंसंट्रेशन वाले HCl के कितने ml की आवश्यकता होगी इस दोनों से कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए। तो चलते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने। सबसे पहले हम मानते हैं लेट मास ऑफ या अमाउंट ऑफ भी लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ Na2CO3 equal X, then amount of NaHCO3 ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि दोनों का मिक्सचर का वेट 1 ग्राम है, तो एक X है तो दूसरा क्या हो जाएगा 1 - X।
1 माइनस एक्स। और अब यहां आप ध्यान देंगे कि दोनों का वेट पता चल चुका है, x और 1 माइनस एक्स। कैसे हुआ एक बार फिर से। सपोज दैट दो व्यक्ति मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं और दोनों मिलकर 100 रुपया लगाते हैं, 100 रुपीज लगाते हैं। अगर एक 30 रुपीज लगाता है तो दूसरा 100 माइनस 30 यानी 70 रुपीज। ठीक उसी तरह ये दोनों का मिक्सचर 1 ग्राम का है, अगर एक x है तो दूसरा क्या हो जाएगा 1 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। और अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ Na2CO3। Na2CO3 के मॉलिक्यूलर मास का 23 into 2 plus 12 plus 16 into 3, तो ये हो गया 106। अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaHCO3, तो आप क्या देख रहे हैं 23 plus 1 plus 6 12 plus 16 into 3, ठीक है 63। तो ये आपका आ रहा है 84, ये 106 और ये आ रहा है 84। और अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ Na2CO3। Na2CO3 का मोल निकालना है तो हम आप लोगों को क्या समझाए हैं कि जिसका मोल निकालना होता है उसके दिए गए मास में यानी x में इसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे, तो इस तरह से हमें प्राप्त हो जाएगी क्या इसका नंबर ऑफ मोल। और अब नंबर ऑफ मोल ऑफ NaHCO3 का हम बात करने जा रहे हैं। तो NaHCO3 के नंबर ऑफ मोल के लिए क्या करेंगे, इसके गिवन मास में ये पूरा मॉलिक्यूलर मास 84 से डिवाइड होगा। और अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या कहा जा रहा है कि दोनों का मोल इक्वल है, तो दोनों का मोल इक्वल है तो हम लोग अगर दोनों का मोल इक्वल कर दें तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो ये हो गया 84x और ये हो गया 106 माइनस x। तो इस तरह से क्या हो जाएगा 84x इक्वल 106 माइनस 106x। तो 84 प्लस 106x इक्वल 106, देन x इक्वल ये दोनों ऐड होकर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 190x। और अब 106 देन x इक्वल 106 डिवाइडेड बाय 190, ये आ रहा है डिवाइड होकर 0.557। और अब यहां x का वैल्यू निकलने के बाद एक बार फिर से दोनों के नंबर ऑफ मोल का कैलकुलेशन करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ Na2CO3, तो ये हो जाएगा 0.557 डिवाइडेड बाय 106। और अब नंबर ऑफ मोल ऑफ NaHCO3 भी निकाल कर देखते हैं। तो 1 माइनस 0.557 डिवाइडेड बाय 106, ये आ रहा है 0.005 और ये भी आ रहा है 0.005। ये दोनों का मोल सेम आना इस बात का प्रूफ है कि यहाँ तक का कैलकुलेशन आपका सही है। दोनों का मोल इक्वल कर रहा था, प्रॉब्लम में इक्विमोलर मिक्सचर है इसलिए दोनों का मोल सेम आ गया। अब हम बात करते हैं इस दोनों को बारी बारी से रिएक्ट कराएंगे HCl के सॉल्यूशन के साथ। तो सबसे पहले Na2CO3 को रिएक्ट करा रहे हैं। Na2CO3 प्लस
HCl एरो जब भी कोई भी कार्बोनेट मेटल का एसिड से रिएक्शन करता है तो सॉल्ट प्लस CO2 और वाटर बनता है। तो यहाँ इसको बैलेंस करेंगे, इसके आगे कुछ नहीं का मतलब 1 मोल और इसके आगे 2 मोल, 2 लिखा हुआ है 2 मोल। इसका मतलब क्या है कि 1 मोल ऑफ Na2CO3 reacts with 2 mole of HCl, 2 mole of HCl. Since 1 mole of Na2CO3 reacts with 2 mole of HCl, therefore 0.005, यहाँ हमारे पास Na2CO3 का 0.005 मोल है, तो 2/1 into 0.005, 0.005। तो इस तरह से यहाँ 0.005 मोल Na2CO3 के द्वारा HCl के इतने मोल से रिएक्शन होगा। ठीक इसी तरह अब NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करा कर देखेंगे। तो यहाँ भी हम क्या देख रहे हैं, NaCl प्लस CO2 और H2O बन रहा है। तो इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब है 1 मोल से रिएक्ट कर रहा है, तो 0.005 मोल जो है 0.005 मोल से रिएक्ट करेगा। तो इस तरह Na2CO3 के द्वारा HCl के 0.0110 मोल से रिएक्शन किया जाएगा और NaCO3 के द्वारा 0.005 मोल HCl के द्वारा रिएक्शन किया जाएगा। तो टोटल required mole of HCl के कितने मोल की आवश्यकता होगी, तो जरा ध्यान दिया जाए। यहाँ हमने HCl का कितना मोल खर्च किया, 0.010 और यहाँ पर HCl का कितना मोल हमने खर्च किया, 0.005। तो इस तरह से 0.015 मोल हमने खर्च किया। तो टोटल रिक्वायर्ड मोल ऑफ HCl आपके सामने आ चुका है। यहाँ HCl की जो खर्च मोल है वो 0.015 मोल है और हमको आंसर वॉल्यूम के टर्म में देना है, हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 m HCl। तो इसलिए यहाँ पर अब आपको समझना होगा कि 0.1 m HCl का मतलब क्या होता है। पिछले क्लास में भी 2-3 बार समझा चुके हैं कि 0.1 m, 0.2 m या 10 m का मतलब क्या होता है कि 0.1 m HCl का मतलब आप क्या समझते हैं। तो 0.1 m का मतलब आपको हमेशा समझना है मोल पर लीटर। इसका मतलब है कि 1 लीटर में 0.1 मोल है या फिर 1 लीटर की जगह आप 1000 ml समझ सकते हैं। 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 0.1 मोल ऑफ HCl, यानी कि 1000 ml के सॉल्यूशन में HCl 0.1 मोल प्रेजेंट होगा। तो 0.1 मोल ऑफ HCl इज प्रेजेंट इनटू द 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो देयरफॉर 0.015 यानी कहने का मतलब है 1000 ml मतलब 0.1 मोल जो HCl है वो 1000 ml के सॉल्यूशन में वर्तमान होगा, इसलिए 0.015 मोल कितने में प्रेजेंट होगा यही कैलकुलेट करना था। तो यहाँ इसका मतलब एक बार फिर से समझ लीजिए, 0.1 m HCl का मतलब है 0.1 मोल पर लीटर। तो इतना 1 लीटर के सॉल्यूशन में HCl का 0.1 मोल प्रेजेंट है।
तो इसको आप कैसे लिखेंगे? तो 0.1 mSCl solution means 1000 ml of solution contain 0.1 mole of HCl। तो यहाँ पर एक लाइन आपके समझने के लिए 0.1 mSCl solution means 1000 ml of solution contains 0.1 mole of HCl। तो यहां से ये बात क्लियर हुआ कि सिंस 0.1 mole HCl is present into 1000 ml solution, 0.1 mole HCl is present into 1000 ml of solution, therefore 0.015 mole क्या हो जाएगा? 1000 upon 0.1 into 0.015 पॉइंट हटेगा 1000 कैंसिल, ये पॉइंट हटा 10 और इस तरह से आ रहा है 150 ml ऑफ HCl। अब एक बार शुरू से अंत तक ये एक अभी तक का सबसे ज्यादा समझने वाला और हमारे अनुसार NCERT का सबसे ज्यादा समझने वाला ये प्रॉब्लम है। ये क्वेश्चन IIT में भी आ चुका है। आप ध्यान देंगे, एक बार फिर से हम इसको समझाने जा रहे हैं। पूरा कॉन्सेप्ट रिफ्रेश कर लीजिए। Na2CO3 और NaCO3 का 1 ग्राम का एक मिक्सचर है जिसको 0.1 HCl के सॉल्यूशन से रिएक्शन कराना है, जिसके कितने ml की आवश्यकता होगी। इसके लिए हमने Na2CO3 का अमाउंट x माना और अमाउंट ऑफ NaCO3 1 - x हो गया। तो मोल ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ Na2CO3 हमने निकाला, मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCO3, दोनों का मॉलिक्यूलर मास निकालने के पीछे लक्ष्य ये था कि हम नंबर ऑफ मोल निकाल सके, क्योंकि गिवन मास में मॉलिक्यूलर मास से भाग देने पर नंबर ऑफ मोल आता है। और क्वेश्चन कर रहा है कि दोनों का मोल इक्विमोलर है, इक्विमोलर मतलब दोनों का मोल सेम है। ऐसा करने से क्या हुआ, x का वैल्यू मिल गया और x का वैल्यू मिलते ही दोनों का नंबर ऑफ मोल निकाल पाए। दोनों का नंबर ऑफ मोल सेम आना इस बात का प्रूफ है कि हम लोग का कैलकुलेशन एक्यूरेट चल रहा है। और अब दोनों के नंबर ऑफ मोल को बारी-बारी से HCl से रिएक्ट करा है, तो यहाँ HCl का 0.010 मोल खर्च हुआ और यहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ 0.005 मोल खर्च हुआ। तो दोनों मिलाकर कितना मोल खर्च हुआ, तो यहाँ से खर्च हुआ 0.010 और यहाँ से खर्च हुआ 0.005 मोल। तो दोनों को एक में मिलाकर यहाँ टोटल रिक्वायर्ड मोल ये है। अब हम बात करते हैं 0.1 mSCl सॉल्यूशन का क्या अर्थ होता है। इसका अर्थ होता है कि 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 0.1 मोल ऑफ HCl, यानी 0.1 मोल HCl जो है वो 1000 ml के सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो जितना हमको जरूरत है वो कितना ml के सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा, जितना ml के सॉल्यूशन प्रेजेंट होगा वही HCl का रिक्वायर्ड ml यानी वॉल्यूम होगा। तो ये था आज का प्रॉब्लम का क्लास। उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। 1-2 बार इस वीडियो लेक्चर को ठीक से देखते हुए आप अपना कंप्लीट कीजिए। लगातार हमारा प्रयास होगा कि आप इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से अपने नॉलेज को लगातार बढ़ाएं और आपको घर पर हर तरह का सुविधा मिलते हुए आप इस पढ़ाई को पूरा कर रहे हैं, तो और अच्छे से मन लगाकर करना चाहिए। इसलिए हम आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप थोड़ा सा ध्यान देकर इस वीडियो लेक्चर को कंप्लीट करें। थैंक यू।